नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कल दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। और हाल के वर्षों में अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात करें तो हर बैठक में कुछ न कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा है कि मीडिया से लेके पार्टी के आम वर्कर से लेके पार्टी के बड़े नेताओं से भी आप बात करेंगे तो इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या होने वाली है, इसको लेकर एक अजीब तरीके की खामोशी देखने को मिलेगी। देखिए, एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया था। वो भी कयास लगाए जा रहे थे और मीडिया में ये खबरें भी आनी शुरू हो गई थी कि आरसीपी की विदाई तय है। इस तरीके की चीज़ें उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का नेता वगैरह ये सब चीज़ बन रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ये तय हो गया था कि अब आरसीपी की विदाई होगी। फिर एक पद एक व्यक्ति का फॉर्मूला लगा के आरसीपी को हटाया गया, ललन सिंह बने। उस कार्यकारिणी की बैठक में भी ललन सिंह अध्यक्ष बनेंगे ये लगभग दिखने लगा था। फिर कार्यकारिणी की बैठक हुई, ललन सिंह हटाए गए और वो भी वक्त याद करिए, आरसीपी की कुर्सी गई थी क्यों? वो बीजेपी से करीब आ गए थे। और फिर ललन सिंह की कुर्सी क्यों गई? वो राजद के करीब आ गए। मतलब दोनों खासम खास जो नीतीश के थे, राइट और लेफ्ट, वो उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतरे। वो किसी भी परिस्थिति में ये नहीं चाहते थे कि आरसीपी मंत्रिमंडल में शामिल हो, और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जो उन्होंने किया उसको लेकर नीतीश का कहीं न कहीं भरोसा टूटा। फिर उसने ललन सिंह पर भरोसा जताया, मतलब लेफ्ट तो टूट ही गया था, राइट पर भरोसा जताया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से वो लालू परिवार के नज़दीक आए, लगा जैसे इतनी नज़दीकियाँ आ गई कि पार्टी तोड़ने तक की खबर चलनी शुरू हो गई थी, याद होगा आपको सब। और उसके बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इस बार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है कि नीतीश के सबसे जो भरोसेमंद लोग रहे आरसीपी, और ललन सिंह से कोई ज़्यादा भरोसेमंद आज तक नहीं रहा है कोई नीतीश कुमार के साथ। उन दोनों ने भरोसा तोड़ा है। तो फिर इस बैठक का मतलब क्या है, या इस बैठक के सहारे क्या साधने की कोशिश हो रही है, बड़ा सवाल है। हर बैठक के बाद गठबंधन टूटा है। याद करिए, आरसीपी से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटाया गया, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी और अल्टीमेटली गठबंधन टूट गया। ललन सिंह हटे, कुछ दिनों के बाद वो भी गठबंधन टूट गया। तो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी और जदयू के बीच गठबंधन टूटने की चर्चा तो नहीं है, या गठबंधन टूट तो नहीं सकता है? क्योंकि हर बैठक के बाद चीज़ें बदली हैं। लेकिन जानकार का कुछ और भी कहना है। ये अलग तरीके की भी एक सोच सामने आ रही है। देखिए, ये तीनों बदलाव जिस समय हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार अपने आप को संभाल रहे थे। नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस लगातार गिर रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से चिराग मॉडल का इस्तेमाल शाह के द्वारा किया गया था, उससे नीतीश काफ़ी आहत थे। मतलब एकदम वो इतना आहत थे, वही शिखंडी को खड़ा करके भीष्म पितामह पर तीर चलाने वाली बात हो गई थी। वहाँ से अपने आप को कई मौके पर रामविलास पासवान का घर से बाहर करना, चिराग की पार्टी को तोड़ देना, सब कुछ करने के बावजूद भी नीतीश सहज नहीं हो पा रहे थे। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया है नीतीश कुमार में।
नीतीश कुमार का वो खोया हुआ विश्वास वापस आ गया, जो विश्वास 2020 के चुनाव के बाद चीजें बदल गई थी। उसके बाद सोच लोग नहीं सकता था कि ये स्थिति होगी नीतीश कुमार की। सब लोग मानने लगे थे कि नीतीश कुमार तब आउटडेटेड है, चर्चा करने लगे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी बदलेगी, यहाँ तो सरकार बदलनी तय है। लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, हर किसी के जुबान पर ताला लग गया। अब हर कोई नीतीश को अपना मानने लगा कि मेरे साथ तो नीतीश आ ही रहे हैं, मैं तो नीतीश के साथ ही हूँ। अब पूरी बदली हुई परिस्थिति में ये बैठक होने वाली है। आरसीपी को हटाने के लिए जो बैठक हुई थी, उस समय में भी नीतीश का वो आत्मबल नहीं था। फिर ललन सिंह को हटाने के लिए जो भी बैठक उन्होंने बुलाई, उस दौरान भी वो आत्मबल उनके अंदर नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार वो आत्मबल, आत्मविश्वास से लवरेज है नीतीश। तो फिर इस बैठक बुलाने का मतलब क्या है? खबर ये आ रही है कि संजय झा को तो पहले ही राज्यसभा में बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है, ललन सिंह मंत्री ही बन गए। मनीष वर्मा को जिम्मेवारी दी जा सकती है। मनीष वर्मा नालंदा के रहने वाले ही हैं। नीतीश को लेकर नीतीश से इतना ज़्यादा अपने आप को जोड़े कि वो अपनी नौकरी तक छोड़ दी, और फिर उनके तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को, राजनीतिक गतिविधियों पर वो हमेशा नीतीश के साथ खड़े रहे। उन्होंने इतनी तक कुर्बानी दी कि जब नीतीश ने कहा कि आप नालंदा से चुनाव लड़ने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लड़ सकते हैं, लेकिन बाकी जगह कौन लड़ेगा, मेरी स्थिति तो आप समझ रहे हैं। तो इतना इमोशनल बातचीत हुई दोनों के बीच कि मनीष कुमार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के सभी सीटों पर पूरी रणनीति के साथ वो चुनाव मैदान, सोशल मीडिया से लेके जमीन तक चीज़ों को कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको एक अलग तरीके से नैरेटिव को सेट किया, सब कुछ पर्दे के पीछे। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से ये ऑपरेशन चला रहे हैं। एकदम कहीं मनीष वर्मा दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हर जगह दिखाई दे रहे थे। पार्टी के तमाम पुराने नेता हो या नए नेता हो, सबके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसा बना रहे, इसको लेकर मनीष वर्मा हमेशा सजग दिखे, हमेशा। और ये सजगता ऐसा दिख रहा था जैसे वो वाकई में नीतीश के उत्तराधिकारी तो नहीं है, एकदम उत्तराधिकारी जैसा उनका आचार विचार व्यवहार रहा है। मुख्यमंत्री के नज़दीक के लिए अलग से, उनको नज़दीकी के लिए अलग से एक पद क्रिएट किया गया, जो भाई प्रशासनिक तौर पर भी कुछ मदद करते रहे, वो राजनीतिक रूप से भी मदद कर ही रहे थे। आपदा प्रबंधन विभाग में उनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष वर्मा चाहे आरसीपी हो या ललन सिंह, दोनों से डिफरेंट है। ये दोनों एरोगेंट हैं, इनकी एरोगेंसी जो है चर्चा में रहती है। ललन सिंह और आरसीपी एकदम मतलब एरोगेंसी का हद है, मतलब किसी भी हद, मतलब किसी से ठीक से बात ही नहीं कर सकते। मनीष वर्मा में ये फर्क है। मनीष वर्मा व्यवहारिक है। मनीष वर्मा, हमारी एक बार मुलाकात है, मनीष वर्मा आइडियोलॉजी के तौर पर अगर देखें तो इन दोनों से मजबूत है। आरसीपी पूरी तौर पर राजनीति को टेक्निक के सहारे चीज़ों को देखते थे, पैसा कौड़ी का व्यवस्था करना, गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करना, बूथ मैनेजमेंट में बूथ पन्ना प्रमुख जैसे कुछ एक्टिविटी कर दें, क्या कहते हैं, अति पिछड़ों का सम्मेलन कर ले, इस तरीके का एटीट्यूड रहा आरसीपी का। वो एक अलग तरीके से पार्टी चला रहे थे, लेकिन संगठनात्मक रूप से पार्टी में धार आरसीपी ने भी लाया है। ऐसा नहीं है कि आरसीपी ने नहीं लाया, ऐसा आरसीपी की बड़ी भूमिका है। मतलब 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले मैंने खुद अनुभव किया हूँ, कई दिनों तक हमने आरसीपी के साथ बिहार भ्रमण के दौरान रहा है। आरसीपी ने पार्टी को रिचार्ज किया, एकदम चार्ज जिसको कहते हैं, रिचार्ज उन्होंने किया। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सीधा संबंध रखा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी से वो नफरत कर रहे हैं तो नीतीश पसंद भी क्यों ना करे, उस नफरत को नीतीश पर एक्सपोज कर देते थे। इस वजह से बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता जदयू से अलग भी हुए, आहत भी महसूस किए। वो एक आरसीपी का निगेटिव फैक्टर था।
और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हमेशा झलकता रहता था बात विचार व्यवहार में। ललन सिंह की तो बात ही छोड़ दीजिए, ललन सिंह तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो पूरा लठैत है नीतीश कुमार के, पॉलिटिशियन है ही नहीं, पॉलिटिक्स का पी नहीं समझ में आता है ललन सिंह को। हाँ, बूथ कब्जा करके मार के धार के इधर उधर करके जो जीत हार ले ले, पार्टी ललन सिंह के बस में नहीं है चलाना। लेकिन मनीष वर्मा के जो जहाँ तक हमारी मुलाकात है और जहाँ तक मैं समझता हूँ मनीष वर्मा को, मनीष वर्मा में खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि जुबान, व्यवहार और समझदारी, तीनों चीज है। राजनीतिक रूप से भी मनीष वर्मा इन दोनों से ज़्यादा समझदार है। जो स्किल संजय झा में है, संजय झा का लोग लाख आलोचना करते हैं, संजय झा के बारे में जो कुछ भी बोल रहे, लेकिन संजय झा का जो खासियत है ना, उसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। राजनीतिक रूप से जितना तीक्ष्ण सोच संजय झा का है, इन दोनों लेवल में कहीं नहीं। मतलब जदयू में अगर नीतीश कुमार संजय झा को इतना मानते हैं तो उसकी वजह है, संजय झा में एक अलग तरीके का प्रतिभा है जो सोच नहीं सकते हैं। दिल्ली के लुटियन जोन से लेकर पटना तक, पटना से लेकर मिथिलांचल तक एक अलग तरीके का सोच, डेवलपमेंट को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग नजरिया, नैरेटिव सेट करने को लेकर, सब कुछ अलग है। ठीक उसी टक्कर का मनीष वर्मा के में भी वो क्षमता दिखता है, मनीष वर्मा में भी वो तीक्ष्णता हमें बार बार दिखाई देता है। तो अगर संजय झा और मनीष वर्मा को साथ जिम्मेवारी दी जाती है, जिसकी चर्चा है, तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को फिर राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्पेस में खास करके अपने पार्टी को बनाए रखने के लिए, पार्टी को एक्सटेंशन देने के लिए फिर नीतीश को सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल की बैठक में मनीष वर्मा और संजय झा दोनों को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष भी है, महासचिव भी है, कई ऐसे पद हैं जिन पदों पर इन दोनों की उपस्थिति दर्ज हो सकती है। नीतीश वहाँ पे इन दोनों को भरोसा कर सकते हैं नीतीश। और अगर इस तरीके की चीज़ें हुई तो इतना तय मानिए कि राजनीतिक रूप से जदयू के कार्यकर्ताओं में जो एक उदासी वाली स्थिति हो गई थी, हालांकि अभी के चुनाव के बाद वो रिचार्ज हुआ है, फिर से वो वापसी हुई है, एक अलग तरीके की पार्टी चंद महीनों में ही दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए कल का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो बैठक दो अन्य बैठकों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कयास लगाने के लिए कह सकते हैं कि कहीं एनडीए से बाहर का रास्ता तो नहीं नीतीश ढूंढ रहे हैं इसी के सहारे, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन इसके इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की जरूरत है, ये रास्ता ढूंढ नहीं रहे हैं, ये रास्ता बना रहे हैं।